फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री स्टोरेज। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। नीतू अपने रूम में बैग्स पैक कर रही थी, तभी उसका पति रकुल वहां आकर उससे बोला, यार नीतू क्या है ये, तुमने अभी तक पैकिंग क्यों नहीं की? तो नीतू ने झल्लाते हुए कहा, पैकिंग करना इतना आसान नहीं होता, तो उसमें टाइम भी लगता है। तभी रकुल घबराते हुए बोला, अरे यार नीतू, एंडी कुछ देर में आता ही होगा, हमें माँ के आने से पहले निकलना होगा। नीतू, यार मेरी समझ में नहीं आता, अगर हम मॉम को बता देंगे कि हम घूमने कहाँ जा रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगी, उन्हें प्रॉब्लम ही क्या है? रकुल, तुम बात को समझ नहीं रही नीतू। मॉम को शुरू से उस जगह से नहीं जाने क्यों चिढ़ है जिस जगह पर हम दोनों घूमने जा रहे हैं। फटाफट पैकिंग करो और आधे घंटे में हमें निकलना है। इतना बोलकर रकुल अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में पहुंचा ही था कि उसकी माँ सारिका उसे अजीब से अंदाज में घूरते हुए देखकर बोली, कि माँ कहती है मेरी समझ में नहीं आता, रकुल पूरी कंट्री में तुम्हें क्या वही जगह क्यों मिल रही है घूमने के लिए जहाँ जिस जगह से मुझे सख्त नफरत है? रकुल, मॉम, नीतू का तो शुरू से ही नैनीताल और भीमताल घूमने का बहुत मन है। मेरी समझ में नहीं था आखिर आप वहां से क्यों इतनी नफरत करती हैं। सिर्फ आपकी वजह से मैं और नीतू अकेले नहीं जा रहे, मेरा दोस्त एंडी भी हमारे साथ जा रहा है। अचानक रकुल की माँ की आंखों में दहशत और खौफ के साए लहराने लगे। डरे हुए अंदाज में रकुल की माँ उसको देखकर कहती है, बेटा मेरा मन नहीं मान रहा, तुम लोग वहां मत जाओ। रकुल ने कहा, माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। यह कहकर वह अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद एंडी अपनी लग्जरी कार लेकर आ गया। रकुल और अपनी माँ को देखकर बोला, मैं एक हफ्ते भर में वापस आ जाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। फिर वह जाते हैं। वह सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बेहद सुंदर कॉटेज था जिसके चारों ओर हरियाली और सुंदर पेड़ खड़े थे, वहां खूबसूरती को बयान कर रहे थे। उस कॉटेज के अंदर निर्मला काफी देर से साफ सफाई का काम करने में व्यस्त थी। निर्मला उस कॉटेज में नौकरी किया करती थी। तभी वहां पर एक प्रोफेसर जैसा दिखने वाला आदमी, जो कि भीमताल में एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर था, आकर निर्मला से बोला, अरे क्या निर्मला, अभी तक तुमने सफाई भी नहीं की? निर्मला, साहब जी आप तो जानते हैं मेरा पति कई दिनों से घर वापस नहीं आया, उसकी चिंता मुझे खाई जा रही है। इतने दिन हो गए वो लापता हो रखा है। प्रोफेसर ने कहा, अरे वो तुम्हारा पति एक नंबर का पियक्कड़ और शराबी है, पड़ा होगा कहीं पीकर, तुम अपने काम पर ध्यान दो। दिल्ली शहर से मेरा दोस्त रकुल और उसकी पत्नी नीतू और अपने दोस्त एंडी के साथ यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आने वाले हैं। हो सकता है वो शाम को यहाँ पर भी आ जाएं, इसलिए तुम अच्छे से सफाई करो। इतना बोलकर प्रोफेसर एक शीशे की खिड़की के बाहर खड़े होकर बाहर का दृश्य देखने लगता है। प्रोफेसर ने देखा कि उस कॉटेज के आसपास धुंध बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। प्रोफेसर बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोले, समझ नहीं आ रहा ये कोहरा कैसे फैलता जा रहा है, मैंने आज तक इतनी स्पीड से कोहरा फैलते हुए नहीं देखा। तभी प्रोफेसर निर्मला की ओर देखकर बोले, निर्मला मैं अभी आता हूँ, और तुम सुनो, आज रात यहीं रुकना। निर्मला के कुछ भी बोलने से पहले प्रोफेसर तेज कदमों से कॉटेज के बाहर गार्डन रूम में चला गया और अचानक में फैलती हुई धुंध को बड़ी हैरत की नजरों से देखने लगा। तभी अचानक प्रोफेसर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई बड़ी फुर्ती से निकलकर उसकी आंखों के सामने से ओझल होकर घने पेड़ की दिशा की ओर चला गया। प्रोफेसर के कदम खुद ब खुद उस घने पेड़ की ओर बढ़ने लगे। प्रोफेसर चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे तलाशने की कोशिश करता हुआ अपने आप से बोला, अरे कोई तो था, आखिर कौन था जो बिजली की रफ्तार से निकलकर मेरे सामने से चला गया? क्या वो मेरा वहम था? तभी उसके कानों में किसी लड़की की सुरीली आवाज टकराई, वह तुम्हारा वहम नहीं बल्कि सच था, मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ। अचानक प्रोफेसर की नाक किसी लेडीज परफ्यूम की तेज खुशबू से टकराई। प्रोफेसर ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने एक बेहद ही सुंदर युवती लाल साड़ी पहने हुए प्रोफेसर को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो उसे इंसानों से कुछ अलग ही बना रही थी। न जाने क्यों प्रोफेसर के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। अचानक वहां आसपास देखते ही देखते ज्यादा धुंध फैलने लगी। प्रोफेसर की जुबान खुद ब खुद कम कपाने लगी। प्रोफेसर ने लड़खड़ाती हुई जबान में उस लड़की की ओर देखकर बोला, क क क कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें भीमताल में आज तक नहीं देखा। वो वापस आने वाले हैं? प्रोफेसर उस लड़की की बात सुनकर ना समझने वाले अंदाज में उसकी ओर देखकर बोले, कौन हो तुम? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो और तुम किसकी बात कर रही हो? सुंदर लड़की ने कहा, मुझको उसके आने की आहट लग चुकी है, तुम नहीं जानते, वर्षों से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। उसके आने का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार है, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं जानती हूँ वह आने वाला है जिसका इंतजार मैं वर्षों से कर रही हूँ। यकीन मानो वह वहां आएगा तो जरूर, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा।
प्रोफेसर डरता हुआ बोला, मैं तुम्हारी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। सुंदर लड़की ने कहा, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है प्रोफेसर, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इतना बोलकर वह लड़की प्रोफेसर की ओर बड़े ही अजीब अंदाज में घूरते हुए बोली। सुंदर लड़की भारी आवाज में, तुम्हें मरना होगा प्रोफेसर। इतना बोलकर अचानक उस लड़की का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो गई, उसके बाल इतने लंबे हो गए कि जमीन तक फैल गए। वो प्रोफेसर को घूरने लगा। ये देखकर प्रोफेसर की आंखें दहशत और डर से फटी की फटी रह गई। प्रोफेसर उस भयानक बला की ओर देखते हुए कांपते हुए बोला, आखिर आखिर कौन हो तुम? भयानक बला ने कहा, क्या तुमने मेरे शरीर पर सुहागन का जोड़ा नहीं देखा? अचानक एक तेज तूफानी हवा का झोंका प्रोफेसर के शरीर से टकराया। वो भयानक देखने वाली लड़की प्रोफेसर की ओर देखकर किसी जानवर की तरह चीखी। अचानक प्रोफेसर बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ एक पेड़ की नुकीली शाखा से जा टकराया, जो प्रोफेसर के सीने के आर पार हो गई। प्रोफेसर की चीख उस कॉटेज के आसपास गूंज गई। प्रोफेसर की चीख निर्मला के कानों में भी जा टकराई। निर्मला घबरा कर दौड़ती हुई जैसे ही बाहर की ओर निकली, अचानक वो भयानक लड़की एक काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गई। बाहर खड़ी हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर निर्मला इधर उधर देखे जा रही थी, मगर उसे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निर्मला को नहीं पता था कि ठीक उसके सामने घने पेड़ के ऊपर प्रोफेसर की लाश टंगी हुई थी। प्रोफेसर का चेहरा अचानक से ऐसा हो चुका था जैसे कि प्रोफेसर को मरे हुए वर्षों हो चुके हों। प्रोफेसर का शरीर देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसा कि प्रोफेसर के शरीर के अंदर से खून की एक एक बूंद किसी ने निचोड़ ली हो। प्रोफेसर का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। प्रोफेसर की आंखों की जगह दो बड़े बड़े काले गड्ढे पड़ गए थे और आंखें गायब हो चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। राहुल की माँ सारिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपने बंगले में बेचैनी के आलम में इधर उधर बड़बड़ाते हुए टहल रही थी। सारिका, बरसों से मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आजकल के बच्चे बड़ों की बातों का मतलब ही नहीं समझते। पता नहीं अब क्या होगा। इतना बोलकर वो कुर्सी पर बैठकर 20 साल पुरानी यादों में खो गई। 20 साल पहले के बारे में वो सोचने लगी। वो भीमताल की पहाड़ियों पर घने जंगलों के बीच बसी हुई एक बहुत पुरानी हवेली थी। सारिका की उम्र उस समय 25 वर्ष के आसपास थी। सारिका अपने बच्चे को दूध पिला ही रही थी, तभी उसका पति अशोक बारिश में भीगा हुआ घबराता हुआ आ पहुंचा। उसने कहा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सारिका, आप बारिश में भीग कैसे गए? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अपनी पत्नी की बात सुनकर अशोक कांपता हुआ बोला, अभी बातचीत करने का टाइम नहीं है। सारिका, हमें यहाँ से निकलना होगा। सारिका, निकलना होगा का क्या मतलब है आपका? सब ठीक तो है ना? नहीं, जल्दी से मुन्नी को उठाओ, बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से चलो, जल्दी। सारिका कहती है, वेट वेट, हम सारा सामान लेके चलेंगे। सारा सामान तो बिखरा हुआ है। हम यहाँ पर काफी टाइम से रह रहे हैं, पैकिंग तो कर लेने दो। तभी अशोक चीखता हुआ बोला, सारिका, पैकिंग जो है कुछ नहीं करना, सामान जहाँ बिखरा है पड़ा रहने दो। अभी यहाँ से निकलने का टाइम है, सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, आप चलो यहाँ से। इतना कहकर अशोक अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है और सारिका का हाथ पकड़ उसे हवेली से बाहर ले आया। बगैर देरी किए स्टार्ट करके तेज रफ्तार से कार को ड्राइव करने लगा। अशोक की कार कुछ ही दूरी पर चली थी कि एक काला साया बिजली की गति से अशोक की कार के सामने आकर खड़ा हो गया। वो काला साया एक बड़ी सी भयानक और विचित्र दिखने वाली किसी औरत का था। फिर अशोक कांपते हुए बोला, कौन है ये? कौन है? सारिका, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सारिका ने इतना ही कहा था, तभी वो विचित्र भयानक औरत भारी आवाज में अशोक को घूरते हुए बोली, तुम इसे जहां चाहे ले जाओ, लेकिन इसे यहीं वापस आना होगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, यह धोखा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अचानक अशोक ने अपनी कार उस काले साए के ऊपर से तेज गति से दौड़ा दी। अगले ही पल एक औरत की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। अचानक मोबाइल की घंटी बजने से सारिका अपनी 20 साल पुरानी उस भयानक याद से बाहर आ गई और मोबाइल स्क्रीन के नंबर की ओर गौर से देखने लगी। वह नंबर सारिका के लिए नया था। सारिका बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोली, इतनी रात गई किसका फोन आ सकता है? इतना बोलकर सारिका ने कॉल रिसीव किया। हेलो। मगर हेलो के जवाब में दूसरी ओर से एक स्त्री के हंसने की आवाज सारिका के कानों से टकराई। उस स्त्री की आवाज को सुनकर सारिका अचानक कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। सारिका की आंखों में खौफ तैरने लगा। सारिका फोन पर, हेलो, कौन है? मगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। निर्मला बाहर खड़ी हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर देखे जा रही थी, मगर उसे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निर्मला अपने आप से बोली, पता नहीं ये मेरा वहम था या सच, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कि प्रोफेसर बुरी तरह से चीखे हों।
इतना बोलकर निर्मला की नज़रें फिर से प्रोफेसर को तलाशने लग गई। तभी एक कार गेट के अंदर आकर गार्डन में रुक गई। उसमें से 3 लोग बाहर निकल आए। निर्मला तीनों को घूरने लगी। उस कार में कोई और नहीं बल्कि रकुल, एंडी और नीतू। मेरा नाम रकुल है, यह मेरी पत्नी नीतू और मेरा दोस्त एंडी है। हम प्रोफेसर के दोस्त हैं। तुम कह सकती हो कि हम उनके मेहमान हैं। वैसे प्रोफेसर कहाँ हैं? उन्होंने हमसे कहा था कि वे हमारे स्वागत के लिए कॉटेज पर ही मिलेंगे। रकुल की बात सुनकर निर्मला इधर-उधर देखने लगी। रकुल, क्या हुआ? तुम इधर-उधर क्यों देख रही हो? निर्मला, प्रोफेसर कुछ देर पहले तो यहीं थे, पता नहीं अब कहाँ चले गए। उनका कुछ भी अता पता नहीं है। निर्मला की बात सुनकर एंडी हंसते हुए बोला, यार ये सारे प्रोफेसर एक जैसे ही होते हैं, कब इनका मूड बदल जाए कुछ पता नहीं। अब देखो पता नहीं कहाँ चले गए। नीतू निर्मला की ओर देखकर बोली, प्रोफेसर ने हमारे बारे में आपको कुछ बताया था? अचानक निर्मला को याद आया कि प्रोफेसर ने कुछ देर पहले ही उससे कहा था कि उसके दोस्त यहाँ आने वाले हैं। निर्मला नीतू की ओर देखकर कहने लगी, हाँ कुछ देर पहले ही उन्होंने मुझे बताया था। तो फिर हम अंदर आने को नहीं कहोगी क्या? नीतू की बात सुनकर निर्मला बुरी तरह से झेप गई। निर्मला, माफ़ कीजिएगा, मैं आप सबका सामान आपके रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। कुछ देर पहले प्रोफेसर आपके बारे में ही बता रहे थे। निर्मला ने उन तीनों का सामान कार से निकालकर अंदर से ले जाकर रख दिया। रकुल, एंडी और नीतू को भी कॉटेज में ले गया। अंदर जाकर नीतू उसी शीशे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहाँ कुछ देर पहले प्रोफेसर खड़े हुए थे। नीतू, यहाँ से बाहर का व्यू कितना अच्छा लगता है। एंडी, इसमें तो कोई शक नहीं है नीतू, जितना सुंदर भीमताल है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर तो मुझे कॉटेज लग रहा है। रकुल अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी का नंबर डायल करने लगा। एंडी रकुल की ओर देख कर बोला, किसका नंबर लगा रहे हो? रकुल, प्रोफेसर का नंबर लगा रहा हूँ, लेकिन प्रोफेसर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तभी निर्मला उन तीनों की ओर देख कर बोली, आप सब खाने में क्या लेंगे? रकुल, कुछ नहीं, हम लंबे सफ़र से आए हैं और काफ़ी थके हुए हैं। हम खाना खाकर आए हैं। हम सब यहाँ सब आराम करना चाहते हैं। बस तुम एक काम करना, प्रोफेसर जब भी आ जाए हमें इन्फॉर्म कर देना। सच भी ही था। नीतू, एंडी और रकुल लंबे सफ़र से बुरी तरह से थक चुके थे। वह तीनों प्रेम में नींद के आगोश में सब कर समा गए। उन तीनों को पता ही नहीं चला, मगर निर्मला की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके कानों में अभी भी प्रोफेसर की चीख गूंज रही थी। उसका दिल किसी अनहोनी आशंका से धड़क रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था, पता नहीं प्रोफेसर के साथ क्या हुआ होगा जिसे वह नहीं जानती थी। कुछ तो गलत हुआ है। प्रोफेसर का इंतजार करते करते निर्मला को आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो गया। निर्मला कॉटेज के एक रूम में कंबल ओढ़े छत को घूरे जा रही थी। अचानक निर्मला उठकर खड़ी हो गई और अपने आप से बोली, कुछ तो गलत है। प्रोफेसर अनुशासन के बहुत ही पक्के हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके दोस्त आए हुए हों और वैसे गायब हो जाएं। कुछ तो गलत हुआ है। मुझे खुद जाकर देखना आया होगा। इतना बोलकर निर्मला के पैर आधी रात को कॉटेज के बाहर निकलने लगे। निर्मला टॉर्च पकड़े हुए कॉटेज के बाहर गार्डन में खड़ी होकर इधर-उधर देखने लगी। नहीं जाने क्यों कड़कड़ाती हुई सर्दी में आज निर्मला के माथे पर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। अचानक वो अपने आप से बोली, मैं कितनी पागल हूँ, मुझे आज क्या हो गया है? तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका निर्मला के शरीर से टकराया और अचानक देखते देखते चारों ओर धुंध फैल गई। निर्मला अविश्वास भरी नजरों से उस बढ़ती हुई धुंध को देख रही थी। अचानक उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। निर्मला ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसके गले से एक चीख निकल गई। उसके कंधे पर हाथ रखने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर था, जिसकी शक्ल बेहद भयानक हो चुकी थी। प्रोफेसर भयावह मुस्कान के साथ निर्मला को घूरे जा रहा था। निर्मला ने देखा प्रोफेसर का पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। प्रोफेसर की आंखों की जगह 2 बड़े-बड़े काले गड्ढे पड़े हुए थे। आंखें गायब हो चुकी थी। निर्मला कांपते हुए बोली, ये आपको क्या हो गया है? निर्मला ने इतना ही कहा था कि तभी प्रोफेसर धुआं बनकर वहां से गायब हो गए। तभी निर्मला के कानों में किसी लड़की का मधुर स्वर टकराया, एक बार पीछे तो देखो निर्मला। निर्मला ने जैसे ही पलट कर देखा तो विस्मय से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसकी हमशक्ल लड़की उसे घूरे जा रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका फिर से निर्मला के शरीर से टकराया और निर्मला इस बार सीधे उड़ती हुई उसी पेड़ की दूसरी नुकीली शाख से टकराई। वह नुकीली शाख निर्मला के सीने के आर पार हो गई। निर्मला की दर्दनाक चीख सन्नाटे को चीर गई। निर्मला और प्रोफेसर की लाशें उस घने पेड़ पर आमने सामने थी। अगले ही पल निर्मला का चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था मानो उसको मरे हुए वर्षों बीत चुके हों। निर्मला के मरते ही अचानक निर्मला की हमशक्ल एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसने लाल रंग का सुहागन का जोड़ा पहन रखा था।
वो एक भयावह मुस्कान लिए प्रोफेसर और निर्मला की लाश को देखने लगी। अचानक वो मुस्कुराती हुई कॉटेज के अंदर चली गई और सीधे रकुल का कमरा खोलकर रकुल को निहारते हुए बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। आखिर वो दिन आ ही गया जब तुम आ गए। तुम कहीं भी होते मगर तुम्हें आना तो यही था। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। तभी उस सुंदर नज़र रकुल के बगल में सो रही नीतू पर पड़ी। नीतू को देखकर उसकी आंखों से खून उतर आया। अचानक वो धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। अगली सुबह रकुल, नीतू और एंडी निर्मला को आवाज लगाते फिर रहे थे, मगर काफी देर देखने के बाद भी जब निर्मला उन तीनों को कॉटेज में कहीं नजर नहीं आई, तभी एंडी क्रोधित होकर रकुल की ओर देखकर बोला, यार मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर सब हो क्या रहा है। पहले प्रोफेसर गायब हो गया, अब ये निर्मला पता नहीं कहाँ चलेगी, दिखाई ही नहीं दे रही। एंडी की बात सुनकर नीतू और रकुल का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम दोनों तो कह रहे थे प्रोफेसर तुम दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। भला ऐसी भी क्या दोस्ती, पहले प्रोफेसर गायब हो गए जो तुम्हें रिसीव तक करने नहीं आए और ना ही तुम्हारा फोन रिसीव किया। नीतू की बात सुनकर रकुल गंभीर स्वर में बोला, रकुल मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कल प्रोफेसर और आज यह नौकरानी भी गायब है। रकुल ने इतना ही कहा था, तभी उन तीनों के कानों में एक लड़की की बेहद सुरीली आवाज पड़ी। उसका पति कुछ दिनों से लापता है, वो उसे तलाश करने के लिए ही चली गई है। रकुल, एंडी और नीतू ने जैसे ही पलट कर देखा, उनके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री लाल साड़ी में खड़ी हुई थी, उन तीनों को जो घूरे जा रही थी। उस सुंदर लड़की की साड़ी के अंदर से परफ्यूम की तेज महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। रकुल उसकी ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? सुंदर लड़की ने कहा, मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। निर्मला जब तक नहीं आ जाती, जब तक मैं ही आप सबकी सेवा करूंगी। वैसे आप लोग खाने में क्या लेंगे? एंडी, लेकिन तुम शक्ल से तो नौकरानी नहीं दिखती। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम बिंदिया है। ऊपर वाले ने मेरी शक्ल ही रानियों वाली बनाई है। सिर्फ आप ही नहीं, हर कोई मुझे देखकर धोखा खा जाता है। तभी उनके कानों में सुगंधित खानों की महक टकराने लगी। अचानक उन तीनों ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना सजा हुआ था। वह तीनों हैरत से और हक्का बक्का होकर डाइनिंग टेबल की ओर देखने लगे। तभी रकुल के कानों में बिंदिया की आवाज आई, क्या देख रहे हो? रकुल, अजीब बात है, कुछ सेकंड पहले ये टेबल खाली थी। बिंदिया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। यह क्या है कि आप निर्मला को देखने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गए कि आपको खाने की टेबल पर खाना नजर ही नहीं आया। खाने को देखकर उन तीनों की भूख बुरी तरह से जाग गई। बिंदिया, हमारे पहाड़ों में कहावत है कि खाने को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाते। वह तीनों खाना खाने के लिए बैठ गए। दोपहर के 3 बजे थे। पुजारी जमुना प्रसाद कार कोटक मंदिर के बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति से बातें कर रहे थे कि अचानक एक अजीब सी धुंध ने उस मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। यह देखकर उनकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। वह कहने लगे कि जमुना दास डरते हुए बोले, क्या हुआ पुजारी जी, आपकी आंखों में अचानक ये डर कैसा झलकने लगा? पुजारी जमुना दास से, क्या तुम्हें धुंध दिखाई दे रही है जो कितनी तेजी से मंदिर के आसपास फैलती जा रही है? पुजारी जी, ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में कब ठंडी हवा चल जाए, कब धुंध पड़ जाए, कोई पता नहीं। पुजारी, तुम्हारी बात तो सही है, यह कोई आम धुंध नहीं है। क्या मतलब है आपका? पुजारी मुंह में बड़बड़ाते हुए डरते हुए बोला, ये धुंध एक संकेत है, संकेत इस बात का कि वह निकल आई है। अगर उसे नहीं रोका गया तो तबाही निश्चित है। रकुल और नीतू कॉटेज के बाहर चाय पीने में व्यस्त थे। तभी एंडी तैयार होकर वहां जाते हुए बोला, तुम दोनों यहीं बैठकर आराम से चाय पियो, मैं जरा घूम कर आता हूँ। रकुल, ये गलत बात है। एंडी, हम तीनों साथ साथ आए हैं तो घूमने भी साथ साथ जाएंगे। एंडी, देखो, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनने वाला। मैं एक बैचलर बंदा हूँ, अकेले ही घूमना जानता हूँ। इतना बोलकर एंडी मुस्कुराता हुआ अपनी कार लेकर सीधा भीमताल की पहाड़ियों पर दौड़ाने लगा। वह कार को हल्की रफ्तार से चला रहा था और आसपास के मनमोहक दृश्य का मजा भी उठा रहा था। वो कार चलाते हुए अपने आप से बोला, यार भीमताल तो वाकई में बहुत सुंदर जगह है, मेरा बस चले तो यहाँ 6 महीने बाहर ही ना निकलूं। ये सुंदर पहाड़ियाँ, ये सुंदर सुंदर दृश्य वाले पेड़ पौधे, यहाँ कितना अच्छा वातावरण। तभी एक भयंकर काला धुआं एक घने पेड़ की शाख से निकलकर उसकी कार के सामने मंडराने लगा। एंडी को आगे का दिखाई देना बहुत मुश्किल हो गया। अचानक एंडी की कार एक घने पेड़ से टकरा गई। एंडी बेहद फुर्ती से उस कार के अंदर से बाहर निकल आया और कांपता हुआ बोला, ओ माय गॉड, आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर आज कार पेड़ से न टकरा कर अगर खाई में गिर जाती तो सीधा मैं मर ही जाता। एंडी के कानों में पीछे से किसी स्त्री की आवाज आई, लगता है हमारी किस्मत में यही मिलना लिखा था। एंडी ने जैसे ही पलट कर देखा, सामने बिंदिया खड़ी थी। उसे रहस्यमयी अंदाज में देखकर मुस्कुरा रही थी। एंडी,
तुम तो कॉटेज में थी ना, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? बिंदिया बस आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। बिंदिया इठलाती हुई अजीब से अंदाज में बोली, ऐसे क्या देख रही हो? बिंदिया सच बताओ, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, जब तुम्हारे मन में मुझे देखकर क्या विचार आया था? एंडी, क्या मतलब है तुम्हारा? बिंदिया, क्या तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया कि काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती? बिंदिया की बात सुनकर एंडी बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या तुम मन के अंदर की बातें भी पढ़ लेती हो? बिंदिया, यह सब छोड़ो, मैं एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की हूँ। जिस तरह मैं तुम्हें अच्छी लगी, उसी तरह तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे। यह सुनकर एंडी के होंठों पर एक मक्कारी वाली मुस्कुराहट आ गई। वो बिंदिया को अपनी बाहों में भरने ही वाला था कि तभी बिंदिया उसे रोकते हुए बोली, ये सड़क है, मैं नहीं चाहती हम दोनों को और कोई देखे। अब हम तुम्हें यहाँ लेके जाती हूँ जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ देर बाद एंडी बिंदिया के साथ एक पुरानी हवेली के अंदर बने हुए एक अजीब से मंदिर में खड़ा हुआ था, जहाँ पर मनहूसियत सी छाई हुई थी। उस मंदिर में एक बड़ी सी भयानक औरत की मूर्ति सुहाग का जोड़ा पहने हुए रखी हुई थी। उसके आसपास आग जल रही थी। उस भयानक मूर्ति को देखकर एंडी बुरी तरह से घबराते हुए बिंदिया की ओर देखकर बोला, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? क्या तुम्हें ये रोमांस करने वाली जगह लगती है? मुझे तो कोई भूतिया जगह लगती है। तभी बिंदिया एंडी को अजीब सी नजरों से घूरने लगी। एंडी को बिंदिया की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण दिखने लगा। कुछ ही सेकंड में एंडी धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ बिंदिया के बेहद नजदीक पहुंच गया। बिंदिया बड़े ही रहस्यमय अंदाज में एंडी की ओर देखकर बोली, हमारे पहाड़ों में विवाह से पहले कोई भी स्त्री अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती। अगर तुम्हें मेरे शरीर को भोगना है तो पहले अपने खून से इस मूर्ति की मांग में सिंदूर भरना होगा। फिर तुम्हारी मर्जी, जो चाहे तुम कर सकते हो। एंडी ने नुकीले पत्थर से अपना अंगूठा गड़ा दिया और उस भयानक मूर्ति की मांग में सिंदूर भर दिया। मगर मांग में सिंदूर भरते ही अचानक बिंदिया एक काले धुएं में परिवर्तित हो गई। देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल की शक्ल में परिवर्तित हो गई। अगले ही पल उस भयानक चुड़ैल ने अपने पंजे एंडी की गर्दन में गड़ा दिए। एंडी की एक जोरदार चीख उस मंदिर में गूंज गई। एंडी के शरीर से खून का फवारा उस मूर्ति के ऊपर फूट पड़ा। तभी वह चुड़ैल वहशी अंदाज में हंसते हुए बोली, उस मूर्ति की ओर देखकर, बस कुछ समय की और बात है, उसे यहाँ आना ही होगा, जिसका मुझे इंतजार है। सुबह से ही भीमताल में ठंड बहुत ज्यादा थी। कोहरे की वजह से सभी सैलानी अपने होटलों में दुबके हुए थे। पुजारी जमुना प्रसाद मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकले ही थे कि तभी उनके कानों में एक स्त्री की जानी पहचानी आवाज टकराई। स्त्री की आवाज, कैसे हो पुजारी जी? जमुना प्रसाद कोहरे में उस स्त्री को देखने का प्रयास करने लगे। कुछ ही देर बाद एक स्त्री कोहरे को चीरती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। जमुना हैरत से उसकी ओर देख रहे थे। जमुना प्रसाद, सारिका, तुम यहाँ कहाँ आई हो? अशोक कहाँ है? सारिका, मेरी मदद कीजिए पुजारी जी। जमुना प्रसाद, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सारिका, जानती हूँ पुजारी जी, मगर मजबूरी में मेरे कदम भीमताल की ओर आ गए। जमुना प्रसाद, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या तुम अकेली यहाँ पर आई हो? सारिका, मेरे पति कुछ देर पहले बाहर गए थे, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। यह देखते हुए जमुना प्रसाद कहते हैं, आओ मंदिर में चलकर बैठते हैं। कुछ ही देर में सारिका मंदिर के अंदर बैठी हुई थी। जमुना प्रसाद, अब मुझे बताओ सारिका, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें कैसे झलक रही हैं? सारिका, पुजारी जी, मेरा बेटा रकुल कुछ महीनों पहले मुझे और मेरे पति को बगैर बताए ना जाने कहां से एक नीतू नाम की लड़की को ब्याह लाया। इस बात से मेरे पति का मेरे बेटे का काफी झगड़ा हुआ। वह गुस्से में बिजनेस टूर पर चले गए। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रकुल अपनी पत्नी के साथ भीमताल में घूमने के लिए चला आया। कल रात 2 बजे के टाइम पर मेरे पास किसी का फोन आया। जब मैंने उठाया तो मुझे एक लड़की की हंसने की आवाज आई। उस हंसी की आवाज को मैंने 20 साल पहले भीमताल में सुना था। यह सुनकर पुजारी जी बुरी तरह चौंकते हुए बोले, कुछ तो भारी गड़बड़ है। मुझे लगता है कि अब की मदद तुम्हें नहीं बल्कि सारे भीमताल को जरूरत है। इतना बोलकर पुजारी आंखें बंद कर कर मंत्र पढ़ने लगा। शाम के 6 बज चुके थे। रकुल आंखें फाड़ फाड़ कर एंडी का इंतजार कर रहा था। वह बेचैनी से बार बार घड़ी देखता और फिर अपना मोबाइल निकाल लेता। उसकी इस हरकत को देखकर उसकी पत्नी नीतू काफी देर से देख रही थी। नीतू, क्या हुआ रकुल? रकुल, समझ नहीं आता एंडी कहाँ चला गया, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। नीतू, एंडी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, आ जाएगा। रकुल, हाँ मगर वह मेरा फोन भी तो उठा सकता है ना। मुझे अब टेंशन होने लगी है। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ अजीब हुआ है। प्रोफेसर भी नहीं मिले, ऊपर से यहाँ की नौकरानी भी अचानक छोड़कर चली गई। अभी अब बिंदिया भी नजर नहीं आ रही। एंडी भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। आखिर सब कुछ हो क्या रहा है? रकुल की बात सुनकर नीतू मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। कुछ देर बाद वह हाथ में गरम गरम कॉफी ले आई। कॉफी देखकर रकुल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रकुल, तुम जानती हो मेरी कमजोरी, जब भी मुझे गुस्सा आता है गर्म कॉफी मेरे गुस्से को ठंडा कर देती है।
नीतू, तो फिर अपने गुस्से को ठंडा करो और अपनी टेंशन को दूर भगाओ। रकुल तुरंत कप लेकर कॉफी पीने लगा, मगर कॉफी पीने के तुरंत बाद रकुल एक चेयर पर बैठकर गहरी नींद में सो गया। नीतू रहस्यमय नजरों से रकुल की ओर देखने लगी। तभी नीतू के कानों में एक लड़की की आवाज टकराई। लड़की की आवाज, आखिरी बार देख लो, हो सकता है उसके बाद तुम्हें इसे देखने का मौका ना मिले। नीतू शायद उस आवाज को पहचानती थी। नीतू की आंखों का कलर अचानक चेंज हो गया। उसकी ब्राउन आंखें अचानक से नीली आंखों में परिवर्तित हो गई। अचानक नीतू के खूबसूरत चेहरों पर वह वहशीपन झलकने लगा। नीतू गुस्से से चीखती हुई बोली, बुज़दिलों की तरह छुपी हुई क्यों हो, सामने क्यों नहीं आती? वो नीतू ने इतना कहा तभी वहां पर काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल वो काला धुआं बिंदिया में परिवर्तित हो गया। बिंदिया की आंखें भी गहरी नीली थी। नीतू, मैं जानती थी तुम यहाँ पर जरूर आओगी। अचानक पुजारी अपनी आंखें खोलकर सारे की ओर देखकर बोला, पुजारी, अनर्थ, भयंकर अनर्थ। पुजारी की बात सुनकर सारिका की आंखों में दहशत के साए लहराने लगे। कैसा अनर्थ पुजारी जी? पुजारी, जिस लड़की को तेरा बेटा ब्याह कर लाया, क्या तूने उस लड़की के परिवार के बारे में कभी पूछा? क्या तू जानती है उसको? सारिका, मेरे बेटे रकुल ने तो मुझे यही बताया था कि नीतू अनाथ है। वह हॉस्टल में पढ़ती थी, कॉलेज में ही उन दोनों की मुलाकात हुई और प्यार हो गया। यह सुनकर पुजारी चीखते हुए बोला, पुजारी, यह सब झूठ है। उस लड़की ने तेरे बेटे को बड़ी खूबसूरती से धोखा दिया है। अपने बेटे रकुल को तेरा पति अशोक भीमताल की उन बलाओं से दूर रखना चाहता था, मगर उनमें से एक बला उसकी खोज में शहर तक पहुंच गई। सारिका, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। पुजारी जी, आप क्या कहना चाहते हो? पुजारी, जिस लड़की को तेरा बेटा ब्याह कर लाया है, वह लड़की और कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उस चुड़ैल की मांग में तेरे बेटे ने सिंदूर भरा है। वह चुड़ैल अब एक सुहागन चुड़ैल बन चुकी है। तेरा पति बाहर नहीं गया, बल्कि मौत की आगोश में सो चुका है। यह सुनकर सारिका को अपने ऊपर बिजली सी गिरती हुई महसूस होने लगी। वो कांपती हुई बोली, सारिका, ऐसा कैसे हो सकता है पुजारी जी? पुजारी, मैं जानता हूँ मेरी बात पर विश्वास करना तेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुझे अपनी शक्तियों के द्वारा वह सब दिखा सकता हूँ जो तेरे पति के साथ हुआ है। इतना बोलकर पुजारी ने थाली में रखा हुआ एक लाल सिंदूर सारिका की आंख में फेंक दिया। सिंदूर आंख में गिरते ही सारिका ने अपने पाप को बेहोशी की गहराइयों में जाता हुआ पाया। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य चलने लगा जब उसको पता चला कि उसके पति के साथ क्या हुआ। आधी रात के वक्त नीतू छत पर खड़ी हुई थी। वो आकाश को घूर रही थी। उसका पति अशोक रात के वक्त छत पर अक्सर टहलने जाया करता था। छत पर जैसे ही उसकी नज़र नीतू के पर पड़ी, वह चौंकते हुए बोला, अशोक, बहू, तुम छत पर क्या कर रही हो? तुम्हें आज की रात में छत पर नहीं आना चाहिए। आज अमावस की रात है। तुमने अमावस की रात की शादी का लाल जोड़ा क्यों पहन रखा है? अशोक ने इतना ही कहा था तभी उसकी बहू नीतू अचानक अशोक की ओर मुड़ गई। नीतू का चेहरा देखकर अशोक के गले से चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आधे चेहरे का मांस बुरी तरह से गला हुआ था, जिस पर रेंग रहे थे बड़े बड़े भयानक कीड़े खा जाने वाली नजरों से अशोक को देख रहे थे। अशोक कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम? तभी वह भयानक औरत अशोक की ओर देखकर बोली, अपनी बहू को नहीं पहचानता तू? तू मेरी बहू नहीं हो सकती। भयानक औरत कहती, लगता है तू सब कुछ भूल गया। याद कर, आज से 20 साल पहले मैंने तुझसे कहा था कि तू अपने बेटे को लेकर वहीं चला, मगर तेरे बेटे को वापस से ही आना पड़ेगा। तेरा बेटा तो वापस नहीं आया, इसलिए मैं ही यहाँ आ गई हूँ और मैं उसे वहीं पर लेकर जाऊंगी। अशोक कांपते हुए वहां से भागने ही वाला था कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। वो भयानक औरत हंसते हुए बोली, मेरा राज तू जान चुका है कि मैं एक चुड़ैल सुहागन हूँ, इसलिए अब तेरा जीवित रहना अब मेरे लिए खतरनाक है। इतना बोलकर उसका हाथ तुरंत किसी शिकारी भेड़िए के मानंद में परिवर्तित हो गया। वह बिजली की रफ्तार से अशोक के पास आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल उस भयानक औरत ने तुरंत अपने पंजे अशोक की गर्दन में गड़ा दिए। अशोक की एक जोरदार चीख निकल गई। अगले ही पल अशोक का शरीर ऐसे हो गया मान लो उसे मरे हुए वर्षों हो चुके हैं। देखते ही देखते अशोक के शरीर में आग लग गई और कुछ देर में वह राख में तब्दील हो गया। अचानक वो भयानक औरत नीतू के सुंदर रूप में परिवर्तित हो गई और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। अचानक सारिका का अपने होश में आ गई और फटी पटी आंखों से पुजारी को देखने लगी। पुजारी, तुमने जो अभी दृश्य देखा वह दृश्य कुछ महीने पहले का था, जो तुम्हारे पति के साथ हुआ है। तुम्हारा पति मर चुका है। वो सब किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी बहू ने माना है, जो एक चुड़ैल है। सारिका, पुजारी जी, मेरा बेटा उस चुड़ैल के साथ में है, उसकी जान बचा लीजिए। पुजारी, यह सब तुम्हारे पति के कर्मों का नतीजा है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। सारिका, मेरे पति के कर्मों की सजा उन्हें मिल चुकी है, इसमें मेरे बेटे का क्या दोष है? सारिका की बात सुनकर पुजारी जमुना प्रसाद क्रोधित हुए बोले,
कभी कभी इंसान के कर्मों की सजा उसकी पीढ़ियां भी भुगतती हैं। सारिका, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे पति ने ऐसा किया क्या है। मेरे लाख पूछने पर भी उन्होंने कभी नहीं बताया। पुजारी, क्या तू नहीं जानती? सारिका, पुजारी जी, वास्तव में मैं नहीं जानती। 20 साल पहले जब मैंने भीमताल छोड़ा, तब से मैं अपने पति से आज तक पूछती आई हूँ, मगर उन्होंने हमेशा मेरी बात को टाल दिया है। पुजारी, तुम याद करो, तुम एक बांझ औरत थी। तुमने दुनिया भर के डॉक्टर को दिखाया, मगर सब ने कहा तुम कभी मां नहीं बन सकती। फिर अचानक तुम्हारी सूनी गोद कैसे भर गई? शायद वो मेरी प्रार्थनाओं का नतीजा था, या शायद कोई चमत्कार था। मैं नहीं जानती पुजारी जी। मैं आपको शादी से पहले से जानती हूँ। मेरी माँ ने मरते हुए मुझसे कहा था कि कभी कोई मुसीबत आए तो मैं आपके पास चली आऊँ, मेरी मदद कीजिए। अपनी कार तेज रफ्तार से दौड़ाती हुई बहुत तेज गति से जा रही थी और पुजारी सारिका को रास्ता बताता हुआ जा रहा था। इधर दोनों चुड़ैलें बिंदिया और नीतू एक दूसरे से क्रोधित भारी अवस्था में देख रही थी। बिंदिया नीतू की ओर देखकर कहती है, मैंने तुझको सिर्फ यहाँ ढूंढने के लिए भेजा था, न कि यह कि तुम मेरे इस वरदान से संसार में आया है तो इसकी सौगंध बनने का हक मेरा है। नीतू, इंसान के अंदर अजीब आकर्षण होता है। बिंदिया, मुझसे रहा नहीं गया और मैं इससे विवाह कर बैठी। बिंदिया, इसका अंजाम जानती है ना तू? तुझे पता है ना कि शैतान की देवी तेरे इस कारनामे से कितनी क्रोधित हो गई है। अगर जल्द ही इसकी बलि उसे ना चढ़ाई गई तो मैं तो मरूंगी, लेकिन तू भी जीवित नहीं बच पाएगी और तू शैतान की देवी का मुकाबला नहीं कर सकती। शैतान की देवी को खुश करने के लिए मैंने इसके दोस्त एंडी की भेंट उसको मूर्ति के सामने चढ़ाई है। मुझे प्रोफेसर को भी मारना पड़ा, क्योंकि 20 साल पहले प्रोफेसर का बाप इसके पिता को हमारे पास लेकर आया था। मुझे यहाँ की नौकरानी को भी मारना पड़ा, उसके पति को भी मारना पड़ा। सबके खून की भेंट मैंने शैतान की देवी को चढ़ाई है। मगर तुम जानती हो कि सिर्फ इतने से शैतान की देवी खुश नहीं होगी। तूने शैतान की देवी के बनाया हुआ नियम तोड़ा है। बिंदिया की बात सुनकर नीतू की आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। नीतू, अब मैं क्या करूं? बिंदिया, तुझे अपने सुहाग की बलि शैतान की देवी को चढ़ानी होगी। पुजारी चीखते हुए बोला, नहीं, वो चमत्कार नहीं था। सुनना चाहती हो तो सुनो। सच्चाई जानने का समय आ गया है। तुम डॉक्टर के क्लिनिक में फूट फूट कर रो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि भाग्य में लिखे को कौन टाल सकता है, आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए। तब तुमने अशोक को रोते हुए कहा था कि तुम कोई दूसरी शादी कर लोगे तो मैं कैसे रहूंगी। तो अशोक ने कहा, नहीं, मैं तो कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा। तब तुमने कहा था कि क्या जीवन भर तुम ऐसी लड़की के साथ रहोगे जो तुम्हें संतान नहीं दे सकती। तो पर तुम्हारे पति ने कहा था, नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं भीमताल के एक जंगल में बनी हुई एक ऐसी हवेली के बारे में जानता हूँ जहाँ तुम्हारी सूनी गोद हरी भरी हो सकती है। तो तुमने कहा था, ये कैसे संभव है? तो अशोक ने कहा था, इस दुनिया में सब कुछ संभव है। अब ज्यादा सवाल मत करो। कल हम भीमताल चल रहे हैं। 2 दिन बाद तुम आंखें फाड़कर भीमताल के जंगल में बनी हुई हवेली को देख रही थी। सारिका, यह हवेली तो बहुत सुंदर है, मगर सजी बात यह है कि आसपास सन्नाटा क्यों है? अशोक, क्योंकि ये हवेली घने जंगल में बनी हुई है। इसका मालिक किसी को आने नहीं देता। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। इतना बोलकर अशोक हवेली के बाहर चला गया। हवेली के बाहर उसका दोस्त, जो देखने में प्रोफेसर जैसा ही लगता था, रकुल के दोस्त प्रोफेसर का पिता था, वो भी एक प्रोफेसर ही था, खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर अशोक की ओर देखकर बोला, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज की रात अमावस की रात है। अशोक, लेकिन हमें चलना कहाँ है? अशोक, इस हवेली के अंदर एक शैतान का मंदिर भी मौजूद है। कहते हैं वहां पर 2 चुड़ैलों का वास है। मैंने इस बारे में लाइब्रेरी में एक बहुत प्राचीन किताब में पढ़ा है। अशोक प्रोफेसर के साथ धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ हवेली के अंदर तय खाने की तरफ चला गया। कुछ ही देर में वह दोनों तय खाने में कमरे में अंदर मौजूद थे, जहाँ पर घना अंधेरा था। अचानक वहां पर एक मशाल खुद ब खुद जल जाती है। उन दोनों को सामने एक भयानक स्त्री की मूर्ति रखी हुई थी, और जैसे ही वह देवी की प्रतिमा थी, अचानक उन दोनों के कानों में किसी स्त्री की आवाज टकराई। स्त्री की आवाज, कौन हो तुम? क्या तुम जानती नहीं हो यहाँ इंसानों का नाम मना है? प्रोफेसर डरता हुआ बोला, हाँ जानते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकती हो। प्रोफेसर के इतना कहते ही उस कमरे में काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने 2 सुंदर कन्याओं का रूप धारण कर लिया। एक सुंदर स्त्री अशोक की ओर देखकर बोली, क्या चाहते हो तुम? अशोक कांपते हुए अपनी पत्नी के बांझ होने की बात उन तीनों को बताने लगा। तभी वह सुंदर स्त्री हंसती हुई अशोक की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी पत्नी एक सुंदर बेटे को जन्म देगी, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हारा बेटा जब जवान हो जाएगा तो उसका विवाह मेरे साथ होगा। लेकिन ऐसा क्यों? सुंदर स्त्री, हमारे चुड़ैल लोक का नियम है कि अगर कोई भी चुड़ैल किसी स्त्री को वरदान देती है और अगर उसको पुत्र होता है तो वह चुड़ैल उसका सुहाग होता है, वह उसकी चुड़ैल सुहागन कहलाती है। ऐसा करने से हमें अमरता प्राप्त होती है और हमें जवान रहते हैं। अशोक मना करने ही वाला था, तभी प्रोफेसर ने आंखों ही आंखों में अशोक को इशारा कर दिया, मुझे मंजूर है।
अशोक के इतना कहते हुए दोनों सुंदरियां देखते देखते भयानक स्त्रियों में परिवर्तित हो गई। उन दोनों भयानक स्त्रियों को देखकर अशोक और प्रोफेसर दोनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। एक भयानक स्त्री अशोक की ओर देखकर बोली, जाओ, तुम्हारी पत्नी की गोद हरी भरी हो जाएगी, मगर याद रखना, अगर तुमने तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को मैं तबाह कर दूंगी। अशोक और प्रोफेसर चुपचाप वहां से भयानक जगह से निकलकर बाहर आ गए। कुछ समय बाद सारिका की गोद भर गई, मगर रकुल के पैदा होने के बाद अशोक ने अपना इरादा बदल दिया। वह प्रोफेसर से बोला, मैं अपने बेटे का विवाह एक चुड़ैल से नहीं करूंगा। प्रोफेसर, पागल हो गए हो? तुम्हें उसकी धमकी याद नहीं है क्या? अशोक, मैंने पता कर लिया है, उन चुड़ैलों की हद भीमताल से आगे नहीं है। मैं आज रात ही अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ भीमताल से दूर ले जाऊंगा। उसके बाद वह चुड़ैलें उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और अशोक ने ठीक बिल्कुल वैसा ही किया। इतना बोलकर पुजारी चुप हो गया। सारिका ने कहा, जो होना था वो तो हो गया पुजारी जी, अब कैसे भी करके मेरे बेटे की जान बचाइए। पुजारी, कुछ देर पहले मैंने आंखें बंद कर कर अपनी तंत्र शक्ति से तीनों लोगों की मौत देखी है। 3 इंसानों का खून उसने शैतान की देवी को चढ़ाया गया है, लेकिन उन दोनों का अंत मैं जानता हूँ। उसके लिए मुझे नौकुचिया ताल का पानी लाना होगा। उस पानी को मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित करके उस शैतान के मंदिर में शैतान की देवी के ऊपर फेंकना होगा, और यह काम मुझे अभी करना होगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर पुजारी सारिका के साथ नौकुच दयाल चला गया और उस ताल का पानी लेकर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते ही पानी चमकने लगा। पुजारी सारिका की ओर देखने लगा। पुजारी, हमें बगैर देरी किए हुए तहखाना के अंदर, यही तेरी सजा है। अगले ही पल बिंदिया और नीतू रकुल को लेकर वहां से गायब हो गए। कुछ ही क्षणों में वह तीनों तहखाना के अंदर मौजूद थे। बिंदिया नीतू की ओर देखकर बोली, बिंदिया, अब ज्यादा देर मत कर, अपने असली रूप में आ जा। मार दे इसको, इसके खून की एक एक बूंद शैतान की देवी को चढ़ा दे। यह सुनते ही नीतू अपनी भयानक शक्ल में आ गई। वह अपने पंजे से रकुल की गर्दन में गाड़ने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में पुजारी की आवाज टकराई, पुजारी, रुक जा चुड़ैल। पुजारी को देखकर बिंदिया क्रोधित होती बोली, बिंदिया, चला जा यहाँ से। पुजारी, जरूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों का अंत करके। तभी अचानक रकुल को होश आ गया। वह हक्का बक्का अपने सामने अपनी पत्नी और बिंदिया का भयानक रूप देखने लगा। अचानक पुजारी ने ताल का पानी उसे मूर्ति के ऊपर फेंक दिया। मूर्ति के ऊपर पानी गिरते ही बिंदिया और नीतू के शरीर में आग लग गई। वह दोनों बुरी तरह से चीखने लगी। बिंदिया, तुझे क्या लगता है पुजारी, तू मेरा अंत कर देगा? मैं वापस आऊंगी। नीतू, तूने जो किया है तुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पुजारी। अब रहा सवाल रकुल का, उसे मैं लेकर मानूंगी। उसे मारकर सुहागन चुड़ैल का कर्तव्य निभाऊंगी। कुछ ही देर में वह दोनों चुड़ैलें धुआं बनकर उड़ गई और एक तेज धमाके के साथ शैतान की देवी की प्रतिमा चकनाचूर हो गई। वहां पर सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। सोगन चुड़ैल का अंत हो चुका था। दोस्तों, मेरी कहानी यही खत्म होती है। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।